नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। मैं हूं ताबिश हुसैन। शाम के 4 बज रहे हैं और वक्त है 4 के अलार्म का, जिसमें हम आपको दिखाएंगे तमाम बड़ी खबरों का राउंड अप और 4 बजे की 4 खास बड़ी खबरें भी। सबसे पहले आप जानिए आज की 4 बड़ी खबरें क्या है। पहली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां पर अयोध्या में अजय राय के कार्यक्रम में मछली भात की पार्टी से अब सियासत गर्मा गई है। बीजेपी के निशाने पर अब कांग्रेस है। इस पर क्या अपडेट है, यह आप आज इस बुलेटिन में जानिएगा। दूसरी खबर आरक्षण को लेकर है। आरक्षण को लेकर कांग्रेस के निशाने पर बीजेपी है। आरक्षण को कमजोर करने का आरोप यहां पर लगाया जा रहा है। तीसरी खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के अमरावती में नवजात शिशुओं के आईसीयू में आग लग गई। 3 परिवारों की गोद यहां पर सूनी हो गई है। इस हादसे से जुड़ी हुई सारी अपडेट हम आपको देंगे। और चौथी खबर मौसम को लेकर है। देखिए, बादलों के बरसने से फिर से एक बार घुटनों पर दिल्ली एनसीआर आ गया है। कहां पर कैसी स्थिति हुई है इस बारिश की वजह से, वो आप देखिएगा। लेकिन इन सब खबरों पर विस्तार से बात करें उससे पहले हम आपको दिखाएंगे 4 ऐसी तस्वीरें जो सुर्खियों में रही हैं 4 बजे की। इन 4 तस्वीरों में अगर पहली तस्वीर की हम बात करें तो ये देखिए आप, थाईलैंड की तस्वीरें, जहां पर थाईलैंड में दक्षिणी प्रांत में एक ही रात में आगजनी हुई और यहां पर देखिए किस तरह का हाल हो गया। आगजनी के दर्जनों हमलों से हड़कंप मच गया। नाराथिवाट, पट्टानी और याला में करीब 50 से ज्यादा घटनाओं को अंजाम दिया गया। कई इमारतों को निशाना बनाया गया, जबकि 3 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। अब जरा चीन का हाल आप देखिए। यहाँ पर ये गुआंगशी प्रांत है, जहां पर मौसम तबाही मचा रहा है। ट्रॉपिकल स्टॉर्म नारा ने भारी तबाही यहाँ पर मचाई है। तेज बारिश हुई और बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। प्रशासन ने उच्चतम स्तर पर फ्लड अलर्ट जारी कर राहत बचाव अभियान यहाँ पर तेज कर दिए। दिल्ली एनसीआर में भी आज खूब बारिश हुई है। और उसके बाद देखिए आप गाजियाबाद में कैसा हाल यहाँ पर हो गया। गाजियाबाद के लोनी में तेज बारिश के बाद सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। और इस बीच खन्ना नगर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पानी से भरी सड़क पर सवारियों से भरा ऑटो अचानक से पलट जाता है। गनीमत यह रही कि हादसे में किसी सवारी को नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ है। उधर मणिपुर के सेनापतियों और कांगपोकपी जिलों में फिर से हिंसा भड़क उठी है। देखिए आप, यहाँ पर आगजनी सड़कों पर हुई है। धुआं उठता हुआ आपको यहाँ पर दिखेगा। स्थिति तनावपूर्ण है और हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। ताजा फायरिंग में सीआरपीएफ का एक जवान यहाँ पर घायल हो गया, जबकि कई घरों को नुकसान पहुंचने की खबर है। अब विस्तार से आपको खबर बताते हैं हम। और सबसे पहले उत्तर प्रदेश से ऐसी खबर आप जानिए जिसको लेकर यहां पर सियासत गरमाई हुई है। उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने अयोध्या में मछली भात नहीं खाया। ये बात अब वो कह रहे हैं। बीजेपी के आरोपों पर अजय राय ने यहां पर कहा कि वो निषाद समुदाय के कार्यक्रम में गए थे। उन्हें नहीं पता था कि कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों के लिए यहाँ पर क्या बन रहा है। इससे पहले अजय राय के कार्यक्रम में मछली भात खाने खिलाने को बीजेपी ने राय और कांग्रेस को इस पर घेरा था। योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी और कई साधु संतों ने अजय राय और कांग्रेस पर आरोप लगाया कि सावन के महीने में अयोध्या में भगवान के दर्शन के बाद मछली भात की पार्टी से कांग्रेस ने सनातन का अपमान किया। शर्म आती है। कांग्रेस पार्टी में जो भी लोग हैं और जो भी नेता है, वो सनातन के कितने बड़े द्रोही है। इस पावन पवित्र अवसर पर जिस तरह से उनके स्वागत में मछली भोज का आयोजन किया जा रहा है, अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। अयोध्या के साधु संतों में कांग्रेस को लेकर ये रोष प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के दौरे के बाद दिखा। अजय राय कल अयोध्या के हनुमानगढ़ी पहुंचे। पूजा पाठ के बाद गेस्ट हाउस में उनका एक कार्यक्रम रखा गया। इसी दौरान मछली भोज का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मछली पकाए जाने और लोगों के मछली भात खाने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गई। अयोध्या के साधु संतों से लेकर बीजेपी नेताओं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर सनातन के अपमान के आरोप लगा दिए। कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आपने आचरण देखा होगा। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं, ये राम राम चिल्लाते हैं। बेशर्मी की भी एक सीमा होती है।
किसने कहा था फिर मंदिर जाने के लिए? अरे जो खाना था बाहर खा लेते, अयोध्या के बाहर खा लेते, लेकिन उनके कार्यालय में यह है इनका दोहरा आचरण। देखा आपने, यहां पर खाने को लेकर बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है। उधर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने यहां पर कहा कि उन्हें निषाद समुदाय के कार्यक्रम में बुलाया गया था। कार्यक्रम स्थल में टेंट के पीछे क्या बन रहा था उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि मेरा एकादशी का व्रत था, चावल तक नहीं खाया, मछली का तो सवाल ही नहीं है। और अभी आप कल निषाद समाज ने मुझे बुलाया था, हम लोग वहां गए थे। भगवान, मैं जब भी अयोध्या जाता हूं हनुमान जी का दर्शन करता हूं, भगवान राम का दर्शन करता हूं, उसके बाद कार्यक्रम में जाता हूं। इसके पहले भी मैं था, इसी प्रकार से कार्यक्रम करता हूं। और जो भगवान राम के दर्शन को रोके, हम लोगों को दर्शन के लिए रोका जा रहा था, ये चढ़ावा चोर जो भगवान का राम का पैसा खा रहे हैं, हम लोगों ने बात उठाई है, तो आज निश्चित तौर से इनको मिर्ची लग रही है। हम लोग कल गए, निषाद समाज का कार्यक्रम रखा था हमारे निषाद समाज के नेता ने, और वहां पर वो मछली बनवा रहे हैं, मछली खिला रहे हैं, वो उनका काम था। मैं कार्यक्रम अटेंड किया, कार्यक्रम अटेंड करके मैं वापस लखनऊ को आया। मैं मुख्यमंत्री अगर आलोचना कर रहे हैं तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आलोचना कर रहे हैं, कोई फोटोज हैं उनके पास, जारी करके दिखा दें, मैं तत्काल इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, ऑन कैमरा कह रहा हूं। और अगर नहीं है तो योगी जी फिर अब गेरुआ वस्त्र पहनकर झूठ बोलना बंद करिए और तत्काल इस्तीफा दीजिए और मठ में जाइए। सनातन धर्म का अपमान बताया जा रहा है क्या? भाई कह तो रहा हूँ कि फोटो है तो दिखा दें ना, मेरी फोटो दिखा दें, मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार बैठा हूं, तुरंत इस्तीफा दूंगा। और नहीं तो योगी जी को गेरुआ का सम्मान करते हुए, जो गेरुआ वस्त्र पहने हैं उसका सम्मान करते हुए उनको इस्तीफा देकर तत्काल मठ में जाना चाहिए। और इस बीच कांग्रेस का कहना यह है कि अयोध्या में चढ़ावा चोरी और पेपर लीक जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी इस तरह के मुद्दों को हवा दे रही है। देखिए, बहुत ही दुखद है। अयोध्या धाम हमारा जब पवित्र धाम है, प्रभु रामलला का धाम है, और वहां पर इस प्रकार का भोज करना, वो भी सावन के महीने में, ये कांग्रेस की संस्कृति को दर्शाता है। अयोध्या जैसी पवित्र नगरी में आकर के और एक दिन पवित्र सावन के महीने में अगर ये लोग सात्विक भोजन नहीं कर सकते हैं तो इनका जीवन सात्विक कैसे हो सकता है? अयोध्या में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के कार्यक्रम के बाद मछली भात परोसे जाने पर बीजेपी हमलावर है। कांग्रेस की दलील है कि अजय राय शाकाहारी है और बीजेपी असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे मुद्दे उठाती है। आप ये सवाल उठाइए कि क्यों उठाया जाता है ये मुद्दे, ताकि पेपर लीक पे बात नहीं हो, चंदा चोरी। अयोध्या के लिए अगर आज आप अयोध्या का नाम लो तो लोगों के जहन में क्या आएगा? चंदा चोरी। वो हट सकता है क्या ये माछ भात से? बताइए। निषाद जी जो बीजेपी से कांग्रेस में आए, अब उनकी संस्कृति में है, उनके खान पान की उसमें है पद्धति में कि माछ भात खाते हैं। नागपुर वालों को लगता है कि नहीं खाना चाहिए। अजय राय के इस कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय निषाद समुदाय ने किया था। ऐसे में कार्यक्रम आयोजक राम निहाल निषाद ने भोजन पर सवाल करने पर ही सवाल उठा दिए। भारत वर्ष में 1926 जनवरी 1950 को जब से संविधान लागू हुआ है, कोई कुछ भी खा सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है, कहीं पूजा कर सकता है, सभी लोग स्वतंत्र हैं। तो देखा आपने, अब खाने को लेकर यूपी में जमकर सियासत हो रही है। उधर यूपी सरकार में जो बीजेपी के सहयोगी हैं वो इस पर क्या कह रहे हैं वो भी आप देखिए। यूपी सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने यहाँ पर कहा कि मछली खाना निषादों की परंपरा, और कांग्रेस से सवाल होना चाहिए कि उसने निषादों के लिए आखिर क्या किया है। उन्होंने यहाँ पर कहा कि कांग्रेस निषादों पर जाल फेंक रही है। कांग्रेस से पूछना चाहिए कि वो मंदिर भी जाएंगे और मछली भी खाएंगे। हम कह रहे हैं निषाद तो सब है, उत्तर बाहरी है, वो गरीब है, उजड़ा है, उसका परंपरा है मछली खाना। मछली तो हर समय खाएगा वो, चूंकि उसके पास तो सब अंग्रेजों से लड़ा, मुगलों से लड़ा, उजड़ा है, फिशरीज एक्ट बना के छीन लिया है, तो उससे क्या है, वो तो खाएगा ही खाएगा। ये कांग्रेस नॉन इशू को इशू बनाती, इशू को नॉन इशू बनाती है। इशू क्या है इस समय कि निषाद क्यों गरीब है, क्यों झोपड़ी में है, क्यों बर्बाद है, क्यों अशिक्षित है, किसने छीना इनकी जमीन जायदाद, ये इशू है कि इनका रिजर्वेशन कहाँ गया, इस पर चर्चा होना है। ये कांग्रेस जाल फेंक कर निषादों को मछली खिला के फंसाना चाहती, जो फंसने वाले नहीं। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले निषाद वोटों को भी साधने की हर पार्टी की ओर से कोशिश हो रही है। अब आपको यह समझाते हैं कि यूपी में निषाद वोट आखिर इतने अहम क्यों हैं।
उत्तर प्रदेश में निषाद, मल्ला, केवट की संख्या करीब 4.3% है, 4.5% के आसपास, इसको आप समझ लीजिए। यूपी में निषाद से जुड़ी हुई करीब 20 से ज्यादा जातियां, उपजातियां हैं और ओबीसी समुदाय अगर देखें तो ओबीसी समुदाय में निषाद से जुड़ी जातियों की हिस्सेदारी 15% है। और यहाँ पर यूपी में करीब 120 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर निषाद वोट का असर होता है, यानी बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश का विधानसभा सीटों का जहां पर निषाद वोट बहुत अहमियत रखते हैं। अयोध्या, गोरखपुर, भदोई, मिर्जापुर ऐसी जगहें हैं जहां पर निषाद वोट का एक बड़ा असर होता है। और इसके अलावा आप देखिए जौनपुर, गाजीपुर, वाराणसी और प्रयागराज भी ऐसी जगह हैं, बलिया भी खासतौर पर जहां पर निषाद समुदाय के लोगों की आबादी अच्छी खासी है। निषाद वोट बैंक पर अभी एनडीए के दलों का ज्यादा प्रभाव है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी निषादों को साधने की कोशिश में यहां पर लगी हुई है। इसलिए आपने देखा कि संजय निषाद यहां पर क्या कह रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कांग्रेस से कि कांग्रेस ने निषादों के लिए क्या किया है, आप पहले यही यहां पर बता दीजिए। तो इस तरह जमकर सियासत यहां पर हो रही है निषादों को लेकर। अब देखिए आगे इसमें किस तरह से चीजें आगे बढ़ती हैं, किस तरह की बयानबाजी होती है, सब हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और 4 बजे की 4 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को मिली बड़ी कामयाबी, मलेशिया से बम्बीहा गैंग से जुड़े 3 फरार गैंगस्टर्स को लाया गया भारत। गृहमंत्री अमित शाह ने पोस्ट करके दी जानकारी। महाराष्ट्र के अमरावती के अस्पताल में हुए अग्निकांड पर जांच समिति गठित, सायरन और फायर सिस्टम फेल होने की होगी जांच। महिला जिला अस्पताल एनआईसीयू वार्ड में लगी थी आग। कर्नाटक के चिकमंगलुरु में टीपू सुल्तान से जुड़ी सोशल मीडिया पोस्ट पर विवाद, आपत्तिजनक गीत इस्तेमाल किए जाने पर बीजेपी ने जताया विरोध। पुलिस ने इंस्टाग्राम पेज के एडमिन के खिलाफ दर्ज किया केस। वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई टली। 6 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तावित सुनवाई के चलते बढ़ी तारीख। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर आरक्षण को कमजोर करने का आरोप लगाया है। दिल्ली में आरक्षण सुधार से जुड़े आंदोलन के कार्यकर्ताओं से बीजेपी नेता ब्रजेश पाठक की मुलाकात हुई और इसके बाद यह आरोप यहां पर लगाया गया। ब्रजेश पाठक ने मुलाकात के बाद कहा था कि आंदोलन में शामिल युवाओं से केंद्रीय मंत्री बात करेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि आरक्षण सुधार और समीक्षा जैसे शब्दों की आड़ में आरक्षण व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। उधर बीजेपी ने कहा कि आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष भ्रम फैला रहा है। दिल्ली के बीचों बीच कनॉट प्लेस में शुक्रवार के बाद रविवार को भी युवाओं की भीड़ उतर आई। ये भीड़ जाति आधारित आरक्षण खत्म करने की मांग और ऐसा ना हो तो अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू करने की मांग कर रही थी। लेकिन जंतर मंतर की ओर जाने की कोशिश कर रही इस भीड़ को पुलिस ने घंटों की मशक्कत के बाद रोक दिया। इस बीच इन युवाओं के एक प्रतिनिधि मंडल से यूपी के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की मुलाकात पर सियासत गर्म हो गई। ब्रजेश पाठक ने कहा कि देश के युवाओं को केंद्र सरकार निराश नहीं होने देगी। 2 दिन के बाद आप लोगों की इच्छा थी कि हम केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष अपनी बात रखें, तो माननीय केंद्रीय मंत्री जी के साथ में 2 दिन के बाद इनकी बैठक होगी, उसमें हम इनको लेकर के जाएंगे और इनसे साथ में बात करेंगे। समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोल दिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि आरक्षण था, आरक्षण है और आरक्षण रहेगा। आरक्षण सुधार और समीक्षा जैसे शब्दों की आड़ में आरक्षण व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। आरक्षण पीडीए समाज का संवैधानिक अधिकार है, किसी सरकार या राजनीतिक दल की इच्छा पर निर्भर नहीं है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी आरक्षण खत्म करने की मांग को संविधान विरोधी बताते हुए उस पर सख्त ऐतराज जताया। कहा ऐसा कोई भी कदम देश के हित में नहीं होगा। उधर बीजेपी ने आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। जिन्होंने 2024 में कहा था कि मोदी जी आ जाएंगे तो संविधान समाप्त हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, यही तो कहा था लोगों ने। लेकिन क्या देश नहीं जानता? प्रोन्नत के आरक्षण के सवाल पर बिल किसने फाड़ा था? बिल की प्रतियों को वहां के संसदीय कार्य मंत्री के हाथ से छीन करके किसने पारित नहीं होने दिया? क्या देश के दलित पिछड़े नहीं जानते कि समाजवादी पार्टी ने ही वो बिल फाड़ने का काम किया था? इस मुद्दे पर कांग्रेस अब बीजेपी पर आरोप लगा रही है और बीजेपी की मदद के लिए उसके वो सहयोगी दल आगे आ रहे हैं जो अनुसूचित जाति जनजाति के बीच गहरी पैठ रखते हैं। आपको दिखाते हैं किस तरह की सियासत इस मुद्दे पर हो रही है। इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आरक्षण का विरोध करने वाले लोगों के साथ करना
इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के खिलाफ है, SC ST OBC को उनका हक मिले उसके खिलाफ है, सामाजिक न्याय के खिलाफ है। ये स्पष्टीकरण हम भारतीय जनता पार्टी से चाहते हैं। जनजी की एकता तोड़ने के लिए अचानक रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन शुरू हुआ और अचानक 5-7 मिलियन फॉलोअर हो गए इंस्टाग्राम पर। ये कोई साधारण प्रयास नहीं है, इसके पीछे बैकअप टीम होती है, सपोर्ट दिया जाता है। बीजेपी ने सपोर्ट दिया और जंतर मंतर पर ब्राह्मण बनिया ठाकुर सवर्ण जो बीजेपी के सपोर्टर हैं, उन्होंने आरक्षण के विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन किया। अरे प्रभु, इन लोगों को हर चीज में राजनीति ही दिखती है। क्यों संग बीजेपी और हम लोग नहीं है क्या एनडीए में? और ये आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज है क्या? संवैधानिक अधिकार है ये। आरक्षण किसी को दी हुई खैरात नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार है और दुनिया की कोई ताकत आरक्षण को कतई समाप्त नहीं कर सकती है। हम लोग आरक्षण के समर्थक हैं, क्योंकि हम लोग जो 27% रिजर्वेशन पिछड़ों को मिल रहा है, आज नाई को हिस्सा नहीं मिला, प्रजापति को नहीं मिला, विश्वकर्मा को नहीं मिला, आर्य कर्क बंसी बंजारा बहलिया खंघार को नहीं मिला, जोल्हा दुनिया अंसारी साईं दर्जी फकीर को नहीं मिला। तमाम ऐसी जातियां जिनको नहीं मिला है। कुछ मजबूत जातियां आरक्षण का लाभ लिए हैं। जैसे आपने देखा कि हाई कोर्ट ने भी कहा कि कोटे में कोटा किया जाए ताकि उनको भी लाभ मिले, तो हाई कोर्ट सर्वोपरि है। आरक्षण के हम लोग समर्थक हैं, आरक्षण चाहिए विकास के मुख्य धारा में आने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं शाम 4 बजे की क्राइम से जुड़ी हुई 4 बड़ी खबरें। नोएडा सेक्टर 63 में पार्किंग को लेकर बवाल। पार्किंग संचालक ने साथियों के साथ कार चालक को पीटा, वीडियो वायरल। राजस्थान के धौलपुर में बीएसपी कार्यालय के बाहर फायरिंग से हड़कंप। पुलिस ने एक आरोपी को दबोचा, 315 बोर का कट्टा बरामद। बिहार के कटिहार में 5 लाख की रंगदारी के चलते फायरिंग आरोप पर 3 बसों के शीशे टूटे, 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। दिल्ली में नकली सीबीआई अफसर गिरफ्तार। पुलिस ने 2 महिला समेत 3 को दबोचा। रोहिणी के कारोबारी के घर की रेड डालने की कोशिश की गई। आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र से आपको एक खबर दिखाते हैं। महाराष्ट्र से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां पर अमरावती से खबर है। अमरावती के अस्पताल में आग लग गई और इस हादसे में 3 नवजात शिशुओं की मौत हो गई है। अमरावती के जिला महिला अस्पताल के NICU में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक वेंटिलेटर में धमाके के बाद आग भड़की। सीएम फडणवीस ने 5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। कि 9 महीने घर में रखने के बाद अगर बच्चे के साथ में ऐसी दुर्घटना होती है तो उस माँ को और उस परिवार को पता है कि उसका क्या दुख क्या होता है। घटना पर सभी दुखी हैं, लेकिन दुख देने वाले सिस्टम से सवाल कब पूछे जाएंगे? या तो वेंटिलेटर घटिया था या शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसा हुआ, क्योंकि धमाका वेंटिलेटर में हुआ और 3 नवजात बच्चे जिंदा जल गए। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ये तो बता रहे हैं कि 6 बच्चों की जान बचा ली गई, लेकिन 3 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है, इसके लिए वो जांच का हवाला दे रहे हैं। याच्यामध्ये पहिली प्राथमिकता होती की जितकी तिथं बालकं आहेत त्यांना पहिल्यांदा वाचवणं। त्यामध्ये बऱ्यापैकी काम केलं, त्यातली 6 बालकांच्यावरती बाकीच्या हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहे आणि ते सुरक्षित आहेत, आता काय काळजी करायची गरज नाही। यानंतर ही घटना घडली कशी किंवा कशामुळे झालं, नेमकं काय चूक होती याच्याबद्दल सुद्धा टेक्निकल टीम काम करेल आणि त्याच्यानंतर अमरावती महिला जिला अस्पताल के चाइल्ड यूनिट में 39 बच्चे भर्ती थे। यूनिट के एक कंपार्टमेंट में आग लगी, जिसमें 3 मासूम जिंदा जल गए। 6 नवजात को किसी तरह बचाया गया, जिनका इलाज जारी है। तो देखा आपने, बहुत दुखद हादसा यहाँ पर हुआ है और इस हादसे के बाद महाराष्ट्र सरकार ने जांच का ऐलान किया है। इस ऐलान के बीच कुछ ऐसे सवाल उठे हैं जिनका जवाब सबको चाहिए। इलेक्ट्रिकल में ओवरलोड हुआ था क्या? जब इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया, इतने इंस्ट्रूमेंट अटैच किए गए, तो वो भी देखना जरूरी है। वायरिंग बराबर थी कि नहीं, मशीन अच्छी क्वालिटी की परचेस की गई कि नहीं, या उसमें कुछ लो क्वालिटी की थी, वो भी जांच में का विषय रह सकता है। ये वही 3 बुनियादी सवाल हैं जिसका जिक्र अमरावती सरकारी अस्पताल के डीन भी कर रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या ओवरलोड होने की वजह से वेंटिलेटर में धमाका हुआ और नवनिहालों की जिंदगी चली गई। हमारा मेन इसमें इशू ये है कि जो इक्विपमेंट है जिसने ऑटोमेटिक स्पोर्ट लिया
है ना। तो वो इक्विपमेंट में क्या फॉल्ट है ये हमें अभी देखना पड़ेगा। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने घटना को हृदय विदारक बताया और पीड़ित परिवारों को 5 लाख मुआवजे का ऐलान किया है। साथ ही हाई लेवल जांच के आदेश दिए हैं। जांच के बाद दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन सिस्टम की खामी से लेकर जांच होने के बीच 3 मासूम दुनिया देखने से पहले दुनिया से रुखसत हो गए। अब देखिए, अमरावती के अस्पताल में यह हादसा एनआईसीयू में हुआ, जहां पर नवजात बच्चों को रखा जाता है। यहाँ किस तरह की सुविधा होती है और ये यूनिट कितना संवेदनशील होता है, ये सब हम आपको समझाते हैं। यहाँ पर एनआईसीयू में प्रीमेच्योर बच्चों को भर्ती किया जाता है। कम वजन वाले जो नवजात बच्चे होते हैं उनको दरअसल यहाँ पर रखा जाता है। जिन बच्चों को सांस लेने में दिक्कत होती है उन्हें भी भर्ती किया जाता है। गंभीर संक्रमण वाले बच्चे भी यहाँ पर होते हैं, उनका भी इलाज होता है। एनआईसीयू में जो तापमान है उसका खास तौर पर ख्याल रखा जाता है। वेंटिलेटर से मदद की जाती है, ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जाता है, जरूरी जो मशीनें होती हैं वो यहाँ पर लगी होती हैं और 24 घंटे स्टाफ की निगरानी यहाँ पर होती है, क्योंकि छोटे मासूम बच्चे होते हैं जिनको हर वक्त निगरानी की जरूरत होती है। उसके बाद यहाँ पर यह हादसा हो गया, तो इसलिए और ज्यादा सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। लेकिन जिन्होंने अपनों को खोया उनकी जरा दर्द को आप समझिए। अमरावती के अंजन गांव की रहने वाली गायत्री को अभी तक पता नहीं है कि आग में हादसे में उसके बच्चे की भी मौत हो गई है। एनडीटीवी सहयोगी प्रवीण मुधोलकर ने उनके परिजनों से बात की। इस हॉस्पिटल में माता का नाम क्या है और वो माता कहाँ है बच्चे की? माता का नाम गायत्री चोपड़े है और वो बरूड में एडमिट है, उसका सिजेरियन हुआ है। बच्चे को यहाँ लाए थे हमने, 4 दिन हो गए। बच्चे कल हम देख के गए तो बच्चा अच्छा था, या आग लगने से बच्चे की जान चली गई। माँ को बताया कि अभी तक क्या बताया? नहीं बताए, माँ को नहीं बताए, पता ही नहीं। उसने बच्चा मेरा बच्चा कहाँ है तो हमने उसको बताया कि हाँ ही है, बरूड में पीलिया हो गया, कांच में रखा है, इधर लाए, पता नहीं हमारे भाई को। ये एनआईसीयू न्यूबॉर्न इंटेंसिव केयर यूनिट में क्यों भेजा गया था? वजन कम था, क्या हुआ था? बच्चों क्या प्रॉब्लम था? वजन कम नहीं था, उसका 3 किलो था और उसने सी करा था पेट में, उसके पल्स में थोड़ी ये थी, तो उसके लिए उसको हॉस्पिटल मुझे यहाँ पे रेफर किया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप, भारत का विश्वास, और यहाँ पर तमाम विश्वसनीय खबरें हम आपको दिखाते हैं। अब देखिए मौसम का असर कैसे लोगों के लिए दिक्कतें पैदा कर रहा है। दिल्ली एनसीआर में आसमानी आफत से हाहाकार मचा हुआ है। अचानक आसमान से ऐसे घने काले बादल आए कि दिन में ही आधी रात जैसा नजारा हो गया। फिर मूसलाधार बारिश हुई और इस बारिश ने पूरे दिल्ली एनसीआर को पानी पानी कर दिया। उसके बाद कैसी स्थिति हुई वो आपको दिखाते हैं। भारी बारिश के बाद हाईटेक शहर नोएडा कैसा बेहाल है वो देखिए। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं और ट्रैफिक का बुरा हाल है। पॉश इलाकों से लेकर प्रमुख एक्सप्रेसवे तक आसमानी आफत से बुरा हाल है। मुख्य रास्तों पर कई फीट तक पानी जमा हो गया है। जो हाल नोएडा का है, कुछ ऐसा ही हाल राजधानी दिल्ली का है। भारी बारिश की वजह से दिल्ली के भी कई इलाकों का बुरा हाल हो गया है। जगह जगह जल जमाव के कारण राहगीरों और दफ्तर जाने वालों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अंडरपास पानी से लबालब भर चुके हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों को बिना जरूरी काम के घरों से बाहर ना निकलने की सलाह दी है। नोएडा आपने देखा, अब जरा गाजियाबाद भी आप देखिए। गाजियाबाद से एक बेहद हैरान करने वाला और डरा देने वाला वीडियो आया। ये देखिए आप, एक ऑटो सवारी लेकर यहाँ से गुजर रहा था, लेकिन सड़क पर पानी चारों तरफ था और गड्ढा कहाँ था ये जाहिर तौर पर यहाँ देखना तो किसी के लिए भी नामुमकिन है। उसके बाद क्या हुआ आप यहाँ पर देखिए। एक हादसा हुआ, ऑटो पूरी तरह से यहाँ पर पलट गया, सड़कें दरिया यहाँ पर बनी हुई हैं और हादसों का सबब यहाँ पर ये बन चुकी हैं। सवारियों से भरा हुआ जो ऑटो है ये कैसे सड़क के दरिया में समा गया ये आपको दिखाते हैं। 1, 2, 3 और यात्रियों से भरा ऑटो दरिया बनी सड़क में समा गया। देखिए भारी बारिश के बाद सड़क पर लापरवाही कैसे जिंदगी पर भारी पड़ गई। एक बार फिर से देखिए, जब ऑटो का पहिया सड़क के गड्ढे में समा गया तो कोहराम मच गया। आराम से कोई बात। ये वीडियो गाजियाबाद के सहारनपुर रोड का है,
जब मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब का कब्जा हो गया, तभी इस ऑटो ड्राइवर की लापरवाही सामने आई और यात्रियों से भरे ऑटो को पानी में उतार दिया। सड़क के बीचों बीच पानी में छिपा एक गहरा गड्ढा काल बनकर इंतजार कर रहा था। जैसे ही ऑटो का पहिया इस अदृश्य गड्ढे में गया, ऑटो अचानक एक तरफ टेढ़ा हो गया। ऑटो में बैठे यात्री बुरी तरह खौफजदा हो गए। उन्हें समझ आ चुका था कि अब अनहोनी होने ही वाली है। और फिर चंद सेकंडों के भीतर वही हुआ जिसका सबसे बड़ा अंदेशा था। संतुलन पूरी तरह बिगड़ा और सवारियों से भरा वो ऑटो बीच सड़क पर पानी के अंदर ही पलट गया। नासिक से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो पूरे सिस्टम को शर्मसार करने वाली है। यहाँ पर चिंचला गांव में एक बुजुर्ग की मौत के बाद उसके अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को जो करना पड़ा, उसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। उफनता हुआ सैलाब, तेज बहाव और पैरों के नीचे छिपी मौत, ये किसी फिल्म का स्टंट नहीं, बल्कि नासिक के चिंचला गांव की कड़वी हकीकत है। यहाँ के ग्रामीणों के लिए अपनों को खोने का दुख तब एक खौफनाक परीक्षा में बदल गया जब उन्हें अंतिम संस्कार के लिए इस तरह मौत के सैलाब के बीच से गुजरना पड़ा। भारी बारिश के इन दिनों में ये संघर्ष और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। शमशान घाट तक जाने के लिए कोई पक्की सड़क नहीं है, जिसके कारण दुखी परिजनों को अपनी जान जोखिम में डालकर उफनती नदी के बीच से रास्ता बनाना पड़ता है। एक तरफ अपनों को खोने का गम और दूसरी तरफ जान का खतरा। प्रशासन की आंखें खोलने के लिए ये मंजर काफी है। अब जरा पहाड़ों का हाल आप देखिए, वहां पर कैसी स्थिति है। उत्तरकाशी से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। यहां पर उफनती हुई यमुना नदी के बीच एक युवक की सांसें अटकी हुई थी। तभी एसडीआरएफ की टीम देवदूत बनकर यहां पर पहुंची और एक जाबाज रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। चारों तरफ सफेद कफन की तरह दौड़ता यमुना नदी का ये खौफनाक पानी और उसके ठीक बीचों बीच एक पत्थर पर फंसा ये बेबस युवक के लिए नदी का ये तेज बहाव काल बन चुका था। जरा सी चूक और ये उफनती नदी इस युवक को बहा ले जाती। हालात बेहद नाजुक थे और वक्त बहुत कम। तभी मौके पर मोर्चा संभाला एसडीआरएफ की जांबाज टीम ने। उफनती नदी के इस प्रचंड वेग को चीरने के लिए जवानों ने तुरंत रस्सियों का एक मजबूत जाल तैयार किया। अपनी जान हथेली पर रखकर एक जवान रस्सी के सहारे उस खौलते हुए पानी के बीच आगे बढ़ा। नदी का बहाव इतना तेज था कि पैर टिकाना नामुमकिन था, लेकिन जवानों का हौसला इस सैलाब से भी बड़ा था। पूरे 2 घंटे तक सांसें थाम देने वाला ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। आखिरकार एसडीआरएफ के वीरों ने युवक तक पहुंचकर उसे सुरक्षित पकड़ लिया और रस्सी के सहारे खींचकर किनारे पर ले आए। अब देखिए आप, ये जो मौसम है ये सिर्फ हमारे देश में चुनौतियां नहीं पैदा कर रही। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वेनेजुएला की हैं, जहां पर कुदरत ने ऐसा तांडव मचाया कि हंसते खेलते शहर में पल भर में ये टापू की तरह हालात यहां पर पैदा हो गए। आसमान से बरसी इस आफत ने पूरे शहर में, पूरे देश में हाहाकार यहां पर मचा दिया और भारी बारिश के बाद विनाशकारी बाढ़ आई और कई इलाके में यहां पर ऐसी स्थिति हो गई कि लोगों के लिए जीना मुहाल हो गया। चारों तरफ सिर्फ सैलाब ही सैलाब। मंजर कितना खौफनाक है आप देख सकते हैं। तबाही और सिर्फ तबाही। सड़कें अब नदियों में तब्दील हो चुकी हैं। रिहायशी इलाकों में कई कई फीट तक पानी भर गया है, जिससे लोग अपने ही घरों में कैद होने को मजबूर हैं। भयानक सैलाब के तांडव की ये तस्वीर वेनेजुएला की है। पानी के इस प्रचंड प्रहार में 4 लोग लापता हो गए हैं, जिनकी तलाश में रेस्क्यू टीमें दिन रात जुटी हुई हैं। प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। लगातार हो रही बारिश के कारण बचाव कार्य में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वेनेजुएला के कई राज्यों में बिजली और संचार व्यवस्था पूरी तरह ठप हो चुकी है। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और आने वाले दिन वेनेजुएला के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। उधर चीन में भी आसमानी आफत कहर बनकर बरफ रही है और यहां पर विनाशकारी बाढ़ ने चीन के दक्षिणी इलाकों पर प्रचंड प्रहार किया है। आम जनजीवन को पूरी तरह से इस मौसम ने तहस नहस कर दिया।
बाढ़ की भयंकर त्रासदी देखिए, भारी बाढ़ से तबाही का मंजर देखिए, चारों तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही है। हेलीकॉप्टर से ली गई ये तस्वीरें बताने को काफी हैं कि बर्बादी किस कदर है और विनाशकारी बाढ़ में लोग कितने प्रभावित हैं। बाढ़ ने आम जनजीवन को पूरी तरह तहस नहस कर दिया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस जल प्रलय से अब तक 3700 से ज्यादा लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण इलाके में नदी नाले उफान पर हैं। बांधों और नदियों का पानी रिहायशी इलाकों में घुस चुका है, जिससे सड़कों पर सैलाब का खौफनाक मंजर दिखाई दे रहा है। शहरों की रफ्तार पर पूरी तरह ब्रेक लग गया है और लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश में भटक रहे हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। अब उत्तर प्रदेश से आपको एक खबर हम दिखाते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के मेरठ से निलंबित महिला दरोगा का एक वीडियो सामने आया है और इस वीडियो में वो यहाँ पर सफाई देती हुई अपनी तरफ से नजर आ रही है। मेरठ के निलंबित दरोगा का ये वीडियो है जिसमें महिला दरोगा ने सफाई दी है। आपत्तिजनक ड्रेस को लेकर उनकी तरफ से सफाई दी गई और उनका ये कहना है कि मेरे लिए ऐसे कपड़े नॉर्मल हैं। अनु कॉलेज यहाँ पर ये कह रही हैं कि मैं साइबर क्राइम का शिकार हुई। मेरे घर में ये कपड़े पहनना नॉर्मल है, मेरे पापा को कोई दिक्कत नहीं है। मेरठ की महिला दरोगा अनु कॉलिस इस बात पर सस्पेंड हो गई थी क्योंकि वो सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कपड़ों के साथ वायरल हो गई थी। एक बार फिर अनु सोशल मीडिया पर आई। खास बात ये थी कि उन्होंने वही ड्रेस फिर से पहनी, लेकिन उनका लहजा थोड़ा नया था। महिला दरोगा ने समाज से कुछ सवाल किए हैं। मेरे घर में ये कपड़े पहनना नॉर्मल है, मेरे पापा को कोई दिक्कत नहीं है, मेरी मम्मी को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे भाई को कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। अगर आपको दिक्कत है तो आप मत देखिए भाई। मेरठ एसएसपी ऑफिस से निलंबित दरोगा अनु ने ये भी बताया कि एक वीडियो के वायरल होने से उनकी जिंदगी कितनी तबाह हो चुकी है। 5 दिन से मैं ना आ रही हूँ, ना मैं बंद कमरे में पागल खड़ी हूँ। सुसाइड अटेम्प्ट्स आ रहे हैं मेरे को डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं। मेरठ पुलिस ने साइबर सेल को मामले की जांच सौंपी है, लेकिन अनु कह रही हैं कि वो खुद साइबर क्राइम की शिकार हुई है। मेरठ की महिला दरोगा अनु कॉलिस को क्यों निलंबित किया गया था, उन पर क्या आरोप थे, इस मामले की जांच कौन कर रहा है, ये सब हम आपको जल्दी से बताते हैं। देखिए, अनु कॉलिस कौन है, सबसे पहले ये आप जानिए। 2023 बैच की यूपी पुलिस की दरोगा हैं। मूल रूप से प्रयागराज की रहने वाली हैं। पहले मेरठ के रोटा थाने में ये थी, अभी एसएसपी ऑफिस में इनकी तैनाती थी। और जो वीडियो वायरल हुआ, उस वीडियो के वायरल होने के बाद इनका निलंबन हुआ। एक इन्फ्लुएंसर ने इनको ट्रोल किया था आपत्तिजनक रील पर। अनु ने यहाँ पर इसके बाद सफाई दी, जो सफाई हमने आपको दिखाई। एसपी क्राइम अवनीश कुमार अब इसकी जांच कर रहे हैं। इस मामले की तफ्तीश यहाँ पर की जा रही है। आगे बढ़ते हैं और हरियाणा से खबर आपको बताते हैं। हम हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। पत्नी पर पति की हत्या का आरोप लगा है। चाकू से गोदकर वारदात को अंजाम देने का आरोप है। हत्या के बाद आरोपी ने छत से कूदकर खुदकुशी की कोशिश की। घायल महिला आरोपी अस्पताल में भर्ती है। कुरुक्षेत्र में रिश्तों का खून बहा है। अस्पताल में भर्ती विमला देवी पर चाकू से गोदकर पति की हत्या का इल्जाम है। एक लहूलुहान अवस्था में राजेश नाम का व्यक्ति पड़ा हुआ है और जब उसको पुलिस के द्वारा चेक किया गया तो मृत अवस्था में पाया गया। पति पत्नी किराए के मकान में रहते थे। शाम के वक्त लड़ाई झगड़े की आवाज सुनकर मकान मालिक छत पर पहुंचा। राजेश के पेट में करीब 35 सेंटीमीटर लंबा घाव था और शरीर से निकल आए अंगों को उसकी पत्नी बैग में भर रही थी। मकान मालिक को देख वो घबराई, छत से कूद गई। छत से कूदने के कारण उसको भी काफी चोट आई थी, जिसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया हुआ है और अभी वह उपचाराधीन है और उसको शामिल जांच करके इसमें नेसेसरी एक्शन लिया जाएगा। हत्या की वारदात को जिस तरह से अंजाम दिया गया वो हैरान करता है। फिलहाल वजह से पर्दा नहीं उठा है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से खबर हम आपको अब दिखाते हैं, जहां पर बीती रात टीएमसी के एक नेता के घर को भीड़ ने घेर लिया। इसके बाद वहां पर जमकर हंगामा हुआ। पूर्व टीएमसी पार्षद शशांक शेखर मंडल के घर के बाहर उनके विरोधियों की भीड़ जमा हो गई थी। बिगड़े हालात के मद्देनजर मौके पर भारी पुलिस बल भेजा गया। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस की गोले तक छोड़ी।
पुलिस की गाड़ी में दिख रहे शशांक शेखर मंडल के खिलाफ गुस्सा चरम पर था। बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनके घर को घेर लिया था। कोकोवन थाने की पुलिस ने टीएमसी नेता को हिरासत में लेकर मौके से हटाया। आंसू गैस के गोले छोड़े गए। भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश हुई, लेकिन लोग हट ही नहीं रहे थे। नारेबाजी हो रही थी। टीएमसी नेता पर कई आरोप हैं। वो हाल फिलहाल इलाके में नहीं थे। बीती रात घर लौटे तो शोर मच गया और इतनी बड़ी संख्या में विरोधी जुट गए। अब हम आपको ये भी बताते हैं कि शशांक शेखर मंडल के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग आखिर क्यों गोलबंद हुए। टीएमसी नेता पर लोगों को डराने धमकाने का आरोप है। उन पर जबरन वसूली के आरोप भी यहाँ पर लगे, जिससे ये लोग नाराज थे और उसका विरोध करने के लिए वहां पर जमा हो गए। आगे बढ़ते और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र अहिल्या नगर में मेले का झूला बना हादसे की वजह, और झूले से नीचे महिला गिर के घायल हो गई है। झूले का सेफ्टी लॉक खुलने से यह हादसा हो गया है। मेले में हादसे का वीडियो अब वायरल हो रहा है। गिरने से महिला गंभीर रूप से घायल हुई हैं और हादसे के बाद मेले में अफरा तफरी मच गई है। यहाँ पर एक मेला लगा हुआ था जिसमें ये झूला था, जिसमें लोग बैठे हुए थे। देखिए आप किस तरह से जब ये झूला घूमा ऊपर तो ये महिला नीचे जा गिरी। इनका सेफ्टी लॉक बताया जा रहा है कि ठीक से यहाँ पर नहीं लगा हुआ था, लेकिन इस हादसे में ये महिला घायल हो गई हैं। इनको कई चोटें आई हैं और इससे काफी इनको जो है वो नुकसान हुआ है। अब ये यहाँ पर देखा जाएगा जाहिर तौर पर कि किसकी यहाँ पर तकलीफ हुई, आखिर ये हादसा यहाँ पर हो कैसे गया। जो लोग वहाँ पर आसपास थे, आप देख सकते हैं इस वीडियो में, वो हैरान हो गए इस तस्वीर को देखकर कि ये झूले के अंदर आखिर एक महिला गिर कैसे गई है नीचे। तो ये जो झूला है ये आमतौर पर आपने मेलों में लगा हुआ देखा होगा, लेकिन इस तरह के झूले में एक सेफ्टी लॉक लगाया जाता है। अब ये महिला देखिए, जब वो ट्विस्ट हुआ, झूला ऊपर घूमता है, तब जब ये नीचे की तरफ इनका चेहरा होता है तो ये देखिए आप सेफ्टी लॉक यहाँ पर खुल जाता है और ये अचानक से नीचे आकर गिर जाती हैं। अब जाहिर तौर पर इतनी ऊंचाई से ये नीचे गिरी हैं तो इनको काफ़ी चोटें यहाँ पर आई हैं। अब किस तरह की इनको इंजरीज हैं ये यहाँ पर देखना होगा, लेकिन इस झूले के हादसे के बाद यहाँ पर सेफ्टी को लेकर सवाल खड़े हो गए कि इस तरह के झूले जिसमें लोग आनंद के लिए बैठते हैं, वहां पर अगर इस तरह का हादसा हो जाए तो जाहिर तौर पर लोगों के लिए फिक्र पैदा कर देगा कि आपको ऐसे झूलों में बैठना भी चाहिए नहीं। अब गुरुग्राम से आपको हम तस्वीर दिखाते हैं। गुरुग्राम में फिर से वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी की गई है। 25 अगस्त को वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई है। कॉर्पोरेट ऑफिसेस को घर से काम करने की सलाह दी गई है। स्कूलों को ऑनलाइन क्लास चलाने के निर्देश दिए गए हैं। जल भराव और ट्रैफिक जाम के चलते यहाँ पर यह फैसला लिया गया है। आप जानते हैं दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त बारिश हो रही है और ऐसे में गुरुग्राम में सड़कों पर जमा हुआ पानी, जिसकी वजह से आवाजाही में वहां पर दिक्कतें आ रही हैं और इसको देखते हुए ये एडवाइजरी यहाँ पर दी गई। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में आवारा सांडों का आतंक कैमरे में कैद हो गया। यहाँ पर दिनेशपुर के सुभाष चौक पर 2 सांडों की लड़ाई ने ऐसा तांडव मचाया कि कई लोग घायल हो गए और दर्जन भर से ज्यादा बाइक स्कूटी यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो गए। आपको दिखाते हैं क्या हुआ वहां पर। बीच चौराहे पर सांडों का दंगल का ये वीडियो उधम सिंह नगर के दिनेशपुर स्थित सुभाष चौक की है, जहां बीच सड़क पर 2 आवारा सांड अचानक आपस में भिड़ गए। सांडों की जोरदार भिड़ंत से इलाके में अफरा तफरी मच गई। सबसे पहले उनकी चपेट में एक बाइक सवार दंपत्ति आ गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों सड़क पर गिर पड़े और घायल हो गए। इसके बाद भी सांडों का तांडव लगातार जारी रहा। सड़क पर आने जाने वाले कई बाइक और स्कूटी सवार भी उनकी चपेट में आ गए, जिससे कई लोगों को चोटें आई। हालात तब और बिगड़ गए जब लड़ते हुए सांड दुकानों के बाहर पहुंच गए। वहां खड़ी 1 दर्जन से ज्यादा बाइक और स्कूटी को उन्होंने नुकसान पहुंचाया। कई वाहन गिर गए तो कई बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। काफी देर तक लोगों में दहशत का माहौल बना रहा। आखिरकार आसपास के दुकानदार और स्थानीय लोग लाठी डंडों की मदद से दोनों सांडों को वहां से हटाने में सफल हुए। हरियाणा के फरीदाबाद में प्रेम विवाह के बाद बवाल की तस्वीरें सामने आ रही हैं। यहाँ पर आरोप यह है कि कोर्ट मैरिज से नाराज युवती के परिजन युवक के घर पर पहुंच गए और लाठी डंडों से हमला कर दिया।
इस हमले में परिवार के कई लोग घायल हुए हैं। ये तस्वीरें फरीदाबाद के एनआईटी क्षेत्र स्थित संजय कॉलोनी की हैं, जहां एक कोर्ट मैरिज के बाद दो परिवारों के बीच विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। शादी से नाराज युवती के परिजन युवक के घर पहुंच गए। पहले कहासुनी हुई और फिर विवाद इतना बढ़ गया कि लाठी डंडे चलने लगे। पीड़ित परिवार का आरोप है कि हमलावरों ने घर में घुसकर हमला किया, जिसमें परिवार के करीब 6 लोग घायल हो गए। घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। पुलिस का कहना है कि शिकायत, मेडिकल रिपोर्ट और वायरल वीडियो के आधार पर पूरे मामले की जांच की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के गुना में एक तेल टैंकर पलटने के बाद ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। देखिए आप, टैंकर जैसे ही यहां पर पलटा, टैंकर से पाम ऑयल सड़क पर बहने लगा। उसे इकट्ठा करने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। तेल बहता देख आसपास के ग्रामीण घरों से बाल्टी, कैन, पतीले और डिब्बे लेकर मौके पर पहुंचने लगे। कुछ ही मिनटों में सड़क किनारे तेल भरने वालों की लंबी कतार लग गई। जिसे जो बर्तन मिला वो उसमें तेल भरने में जुट गया। देखते ही देखते घटना स्थल पर तेल बटोरने की होड़ मच गई और भारी भीड़ जमा हो गई। हालात ऐसे हो गए कि पुलिस को भीड़ को हटाने और लोगों को सुरक्षित दूरी पर रखने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस बार बार लोगों को चेतावनी देती रही कि पलटे हुए टैंकर के नजदीक जाना खतरनाक हो सकता है और किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। चेतावनियों के बावजूद कई लोग तेल इकट्ठा करने में लगे रहे। मौके पर बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। प्रारंभिक जांच के अनुसार नशे की हालत में वाहन पर नियंत्रण बिगड़ने के कारण टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। मध्य प्रदेश पुलिस की एक महिला आरक्षक ने ऐसा कारनामा किया जिस पर पूरा देश गर्व कर रहा है। जबलपुर की वर्षा पटेल ने यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस फतेह कर वहां तिरंगा फहराया। यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर लहराया तिरंगा और ये कारनामा कर दिखाया है मध्य प्रदेश की महिला वर्षा पटेल ने। करीब 18,510 फीट यानी 5,642 मीटर ऊंची इस चोटी पर पहुंचकर वर्षा पटेल ने न सिर्फ भारत का राष्ट्रीय ध्वज बल्कि मध्य प्रदेश पुलिस का ध्वज भी लहराया। बचपन से ही खेल और पर्वतारोहण में रुचि रखने वाली वर्षा राष्ट्रीय स्तर की बेसबॉल खिलाड़ी भी रह चुकी है। उन्होंने कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 10 से ज्यादा पदक अपने नाम किए। वर्षा ने 2024 में ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च चोटी माउंट कोजियास्को पर भी तिरंगा फहराया था। ऐसा करने वाली वो मध्य प्रदेश पुलिस की पहली महिला आरक्षक बनी थी। माउंट एल्ब्रुस अभियान आसान नहीं था। तेज बर्फीली हवाएं, कड़ाके की ठंड और लगातार खराब मौसम ने अभियान को बेहद चुनौतीपूर्ण बना दिया था। पर्वतारोहण दल को कई दिनों तक मौसम साफ होने का इंतजार करना पड़ा, लेकिन वर्षा ने हौसला नहीं खोया और आखिरकार शिखर तक पहुंचकर सफलता हासिल की। अब एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। रूस के राष्ट्रपति से एस जयशंकर की मुलाकात हुई है। क्रेमलिन में पुतिन जयशंकर की बैठक हुई है और यहां पर सुरक्षा और व्यापार के मुद्दे पर चर्चा की गई है। तो रूस के राष्ट्रपति से एस जयशंकर ने यहां पर मुलाकात की है। दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा जैसे तमाम मुद्दों पर यहां पर चर्चा हुई है और इसमें क्या और अहम जानकारियां यहां पर सामने आती हैं वो भी हम आपको यहां पर लगातार पहुंचाएंगे। लेकिन ये अहम मुलाकात है जो यहां पर रशिया में हुई है।